हम चुनावों में ये देखते ही नहीं, लेकिन यूरोप में ये मुमकिन नहीं है। एक दफा आप चीट कर सकते हैं किसी इलाके के लोगों को, दूसरी दफा चीट नहीं, दूसरी बार आपको मौका नहीं दिया जाए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर हुक्मरान किसी जगह पकड़ा गया है, उसके ऊपर इल्जाम लग गया है और वो सॉलिड रीजन आ गई, अगर इल्जाम झूठा है तो मीडिया नहीं बचेगा, और अगर इल्जाम सच्चा है तो अदालत में जाके बाद में प्रूव होगा, लोग उसको सीट से बाहर निकाल देंगे। टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर आई है कि इसको इस्तेमाल करके हम सदियों को समो सकते हैं, और ये बर्बादी की दास्तान भी हो सकती है कि हम अपने मॉरल्स को इतने बर्बाद कर देते हैं, उसका यूज इतना खराब कर देते हैं। आज हम उसका अजाब का शिकार। यूरोप ने इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया, हमारे हाथ वो बंदर के हाथ माचिस। इमरान खान सबसे अच्छा स्टोरी टेलर, वो शराब दिखाता है, वो भी बता रहे हैं उनके बड़े सियासी अंदाज में। शराब बेचता है, थोड़ी खूबी। मैं तो ऐसी बात करूंगा जब मैं हकीकत बनाने की बात मैं कहूंगा जी मैं आपका कारोबार कामयाब करा दूं, देखो फला बंदे ने कारोबार किया, कामयाब हो गया। एक बंदा कहता है मैं आपको उड़ना सिखा दूंगा वो अगर वो ये कह के लोगों को यकीन दिला ले तो इससे बड़ी सलाहियत हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से तमाम लोगों को, जितने लोग हमें देख रहे हैं, वतन में मौजूद हैं, वतन से बाहर मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। आज मैं स्टूडियोज़ में नहीं हूँ, आज मैं सेट पर नहीं हूँ, तो यकीनी तौर पे मैं कहीं मौजूद हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है, सियासतदान है, अगर मैं कहूँ मुतहरिक सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान, जिन्होंने सियासत में बहुत इज्जत कमाई, और बहुत कम सियासतदान है जो सियासत को इबादत समझ के करते हैं। तो वन ऑफ माई फेवरेट्स कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मैं आपकी बहुत मेरिट पे तारीफ़ कर रही थी। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपको भी, आपकी टीम को भी, और पूरे मुल्क के और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद की बहुत खुशी हो। खैर मुबारक। एक बड़ा रिवायती सा सवाल है, आपने पहले भी बहुत से ईद शोज़ में शिरकत की होगी, कि बचपन की ईद में और बचपन के बाद की ईद में कितना फ़र्क है। तो मैं ये ज़रा थोड़ा चेंज करके पूछना चाहूँगी कि सियासतदान बनने से पहले की ईद में और सियासत में आने के बाद की ईद में कितना फ़र्क है? बचपन की और जवानी या इस उम्र की ईद में बहुत बड़ा फ़र्क तो ये है कि लेने वाले हाथ देने वाले हाथ हो गए, और अब उसकी इतनी खुशियाँ नहीं होती, क्योंकि ईद की पहले तो तैयारियाँ होती थी, इंतज़ार होता था कि वो ईद का दिन आएगा, पैसे मिलेंगे, फिर ईदी मिलेगी। ईदी की इकट्ठा करने का और ईदी को खर्च करने का अपना एक मज़ा होता था। बड़ी प्लानिंग होती थी कि ईदी मिलेगी तो ये करेंगे वो करेंगे। हमारे दौर में तो क्योंकि ईदी भी थोड़ी मिलती थी ना, रुपयों में मिलती थी। आपकी उम्र में तो ज़्यादा पैसे मिला करते थे, हमारे तो बहुत थोड़े, और बहुत थोड़े तो पैसे। महंगाई हुई है तो इसका क्रेडिट किससे जाता है? महंगाई तो खैर ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल इशू है, लेकिन जनरली ये था कि बचपन की ईदें जो थी वो बड़ी सादी होती थी। उस वक्त ना तो टीवी थे, ना ये सारे निज़ाम थे, लयस बड़े कम थे। तो ईद वाले दिन जो मेले ठेले होते थे, खाने पीने की वाफर चीज़ें होती थी, पैसे होते थे, उसका बड़ा इंतज़ार होता था। एज ए सियासतदान, यकीनन सियासतदान के तौर पे जो पहले ईद थी वो अब ज़िम्मेदारी वाली ईदें नहीं होती थी। अब तो लोग आपको जिस दिन मिलेंगे अपने मसाइल बयान करेंगे। अब तो ईद भी बाकी दिनों की तरह होती है कि ईद वाले दिन भी हमने दोस्तों से मिलना होता है। जब दोस्त अब आप हल्के वाले आके बैठेंगे तो यही सियासत की गप्पें होंगी, हल्के के मसाइल होंगे। जैसे आप अपने बचपन के दौर को याद करें तो आप बता रहे हैं कि उस टाइम पर सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी, और आपको नहीं लगता कि ख्वाहिशात जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं इंसान अपने आप को मुसीबत में डाल देता है, सुकून से बाहर हो जाता है? दोनों अतराफ है। ज़िंदगी में सहूलतें आती हैं तो सहूलतें अपनी कीमत लेती हैं। हमने बहुत ग्रो किया है, हमने सीखा भी बहुत है, ग्रो भी बहुत किया है, लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम ये हुआ जो हमारे लिए अजाब बना हुआ है, वो है कि मॉरली गिर गए। मटेरियली ग्रो करके मॉरली गिर जाने से हम बेरारों से हो गए हैं। कौम में एक हिजान और फ्रस्ट्रेशन की कैफियत है, ये अफसोसनाक है। वरना इतनी मटेरियल ग्रोथ के साथ अगर हम मॉरल ग्रोथ भी कर लेते और मोरालिटी को साथ लेके चलते, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को साथ लेके चलते, तो आज हम बहुत बेहतर पाकिस्तान में रह रहे हैं। और आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ज़वाल का सबब बनती हैं चीज़ें? तो ज़वाल की तरफ ही तो ले जा रही हैं। कोई कौम मटेरियली ग्रो करके मॉरली गिर जाए तो वो अपनी मटेरियल ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर सकती, वो फिर बेईमानी हो जाती है। क्योंकि मॉरली आपने इल्मियत के हवाले से, फ़िक्र के हवाले से, मॉरल के हवाले से आप ग्रो करेंगे तो बाकी चीज़ें आपको साइड से ग्रो कराएंगी। और अगर आप हालात की वजह से मटेरियली ग्रो कर जाएं और उसके लिए सब जो बाकी चीज़ें एनवायरनमेंट है आपकी वो उसके साथ न दे रही हो और मॉरली गिर जाएं, तो फिर ये ग्रोथ जो होती है ये सस्टेन नहीं करती। देखिए ना, हम कच्चे मकानों में रहने वाले थे,
मड हाउसेज में। मतलब मैं जिस वक्त पैदा हुआ तो हमारे इलाके में बिजली नहीं थी। मेरे शहर में जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ तो बिजली थी, लेकिन मेरे साथ वाले गांव में बिजली नहीं थी। गैस का कोई तसव्वुर नहीं था, पक्के घर बहुत थोड़े थे, गलियाँ कच्ची थी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी, स्कूल बड़े थोड़े थे, हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। तो ये कोई पुरानी पिछली 10 सदियों की पुरानी बात नहीं है, ये कल की बात है। और उससे आज हम बहुत ग्रो करके आए हैं, मटेरियली बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन मटेरियल ग्रोथ के साथ जिस तरह वेस्ट ने मॉरली भी ग्रो किया है, वहाँ पे मटेरियल ग्रोथ के साथ मॉरली भी ग्रो किया है, हम वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह आपको ये नहीं लगती कि आपका फोकस होना चाहिए? फॉर एग्जांपल कि हमारा फोकस ही होता है कि, सॉरी टू से बड़ी माजरत के साथ कहूँगी, हमारे यहाँ बच्चों को भी बचपन में शायद ट्रेनिंग दे दी जाती है कि जब आप बड़ा आदमी तब बनेंगे जब आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे, जिसके पास जितने पैसे होंगे, जितना बड़ा घर होगा, जितनी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, वो उतना ही कामयाब कंसिडर होगा। हमने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं बने। मतलब यहाँ से सियासतदान, जो बड़े लोग, बिजनेसमैन, जो तबका अफोर्ड कर सकता है, ज़रा सी छींक आती है, नज़ला ज़ुकाम होता है तो सीधी बरतानिया की टिकट कटवाई जाती है, अमेरिका की टिकट, बाहर जाया जाता है। हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन सॉरी टू से जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अंग्रेज़ी वाला सफ़र होता है, कोई उर्दू वाला सफ़र होता है ना, तो वो शायद उर्दू वाला सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश वाला सफ़र यहाँ रह के वो करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये इसके लिए किसका गिरेबान पकड़ा जाए, किससे सवाल पूछा जाए? पहला तो सवाल होगा सियासतदान से कि वो लीडरशिप का दावेदार होता है, लेकिन फिर लीडर एक अकेला एक सियासतदान ही नहीं होता। वो आपका उस्ताद भी लीडर है, आपका मजहबी आलम भी लीडर है, आपका जज भी लीडर है, आपका जर्नैल भी लीडर है, अब सब मीडिया वाले भी लीडर जिसका भी किरदार हो, जिस सबका एक अपना रोल है। ऑफ कोर्स जो अकाउंटेबिलिटी का अमल अगर हमने किसी से करना है तो वो पहले सियासतदान से, इसलिए तो क्लेमेंट है, अवामी नुमाइंदा। दूसरा वो क्लेम कर रहा है कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, ये मुझे नुमाइंदगी का हक दिया जाए। आप जब सियासत में आए तो आपने पहले से सोचा था आप सियासतदान बनेंगे? बचपन में कुछ और लगता था कि कुछ और बनूंगा, हादसाती तौर पे सियासत में आए, या सोच समझ कर सियासत में आए कि मैंने सियासतदान बनना है? और फिर कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, तो आपकी इंस्पिरेशन यकीनी तौर पे भुट्टो साहब थे या किससे इंस्पायर थे आप? मैं सियासत के अंदर या ये जो सियासी अमल है इसके अंदर दुनिया में जो जदीद अहद के लोग हैं, अंबिया के साथ लोग तमसीलें देते हैं, वो नहीं। मैं जो जदीद अहद के लोग हैं उसमें मैं कार्ल मार्क्स से बहुत मुतासर था और हूँ, आज भी हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से बहुत मुतासर हूँ, बहुत बड़े लीडर। मैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी से बहुत मुतासर हूँ, मैं बीबी शहीद से भी मुतासर हूँ। सो मेरा जो अपना सियासी सफ़र है, मैं एक सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद, मेरे चचा मुझसे पहले वो पॉलिटिक्स में थे, लेकिन मेरा अमली सियासत में आने का अपना कोई इरादा नहीं था। ठीक है, और ये इरादा कब बना? ये बस ऐसे ही इसको हादसा कह लीजिए, ये खूबसूरत हादसे भी होते हैं। वैसे मैं पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था, लेकिन मेरा अमली सियासत के अंदर आने का कोई इरादा नहीं था। सो 2001 में मैं तहसील और ज़िला का मेंबर बन गया, यूनियन काउंसिल का नाज़िम। फिर को 8-10 महीने में वहाँ रहा, तो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुझे मौका मिला काम करने का, वहाँ परफॉर्म करने का। तो वहाँ से भी थोड़ा सा एक मुझे एक्सपोजर हुआ, लोगों के अंदर भी मेरे एक साख बन गई। वहाँ भी ज़रा बड़ा मुतहरक, बड़े साथी बड़े बड़े तगड़े थे, पढ़े लिखे, बड़े वकील हमारे साथी थे। कुछ बुज़ुर्ग भी थे लेकिन नौजवान ज़्यादा थे अपोजिशन में। चोई साहबान के भाई थे उस वक्त, चोई परवेज़ लाई साहब के, चोई शुजात के, वो हमारे मुखालिफ वहाँ चेयरमैन थे। तो वहाँ से भी मौका मिल गया। 2002 में आया तो मैंने बड़े भाई साहब से कहा जी कि आप, उन्होंने कहा नहीं अब तुम कंटिन्यू करो। तो इस तरह मैंने का इलेक्शन लड़ा है, मैंने बन गया। तो यहाँ आए 2007 में, फिर दोबारा मौका मिला, अगर गवर्नमेंट आ गई, चलते चलते यहाँ तक आ गए। यानी आप ग्राउंड से, मतलब आप सारे वो सब कुछ देखते हुए ऊपर तक आए, तब आप ग्राउंड रियलिटीज जो हैं। कहता हूँ कि मैं प्योरली एक कारकुन के तौर पे काम करता रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से वो जो पेस्ट बना के ना पोस्टर दीवारों पे लगाए हैं, क्या बात, रोलर क्या के साथ बात। मैं अपने पोलों पे चढ़ के दीवारों पे खड़े होके झंडे अपने हाथों से बांधे हैं। तो मैं कारकुन के तौर पे काम करता था। ऐसा सियासतदान जो कमर ज़मान कायरा की तरह इतनी स्ट्रगल करके ऊपर आए उसमें, और ऐसा सियासतदान इसको प्लेट में बस जिसमें खाना पड़ा हुआ है रख के दे दिया जाए, उसमें यकीनी तौर पे कोई ना कोई फ़र्क होगा। डिफ्रेंशिएट आप करें। एक ये है कि हमारे यहाँ विरासत में बड़े बड़े जागीरदार हैं, आज भी उनकी सीटें हैं, बड़े बड़े पैसों वाले हैं, आज भी उनकी सीटें हैं, वो कुछ ख़ानदानों की हैं। मौरूसी सियासत को कौन? मौरूसी सियासत तो खैर सारे मुल्क के अंदर, सारी सियासत के अंदर है ना जी। आपके देखें मेजॉरिटी में साफ़ियों के बच्चे ही साफ़ी बन रहे हैं, डॉक्टरों के बच्चे ही डॉक्टर बन रहे हैं।
इसी तरह ये किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, वैसे मेरे वालिद ना डॉक्टर थे ना सहाफ़ी थे। ये चांस है, हाँ। मतलब लेकिन हम एग्जांपल सेट देयर आर फ्यू करें, एक्सेप्शन, मेजॉरिटी में आप देखें डॉक्टर्स के बच्चे अक्सर डॉक्टर होते हैं, वो कला के बच्चे अक्सर वकील होते हैं। सियासतदान भी इसी तरह एक हिस्सा है समाज का। मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके रवैये बहुत बेहतर होते हैं और सियासतदानों को वॉलंटरीली नहीं ठीक किया जा सकता। माशरे के अंदर जो भी तबका ताकतवर होता है, वो सियासतदान हो, वो मीडिया वाला हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो जज जर्नैल हो, जो भी, उसको समाजी दबाव, अवामी रवैये, यूरोप के अंदर या महज़ब दुनिया के अंदर आज जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ का और हमारा फ़र्क यह है कि कानून हमारा सेम है, अदालतें हमारी सेम है, इलेक्शन हमारे सेम है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, आइन हमारे सेम है। फ़र्क सिर्फ यह है कि वो समाज गलतियों पे हर एक को अकाउंटेबल ठहराता है और हम गलतियों के बावजूद अपनी मोहब्बतों के असीर होते हैं। मुझे पीपल्स पार्टी अच्छी लगती है तो मैं पीपल्स पार्टी के लीडर की गलत बात को भी डिफेंड करूँगा। किसी को पीटीआई अच्छी लगती है, किसी को मुस्लिम लीग, बहुत प्यारी बात, बिल्कुल, तो वो और आजकल हो ही रहा है, हम ये करते हैं। इसी तरह कोई मजहबी तबकात हैं तो हम एक ही मज़हब के मानने वाले जो फिरके हैं, हम एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल ओपिनियन ज़रा डिफरेंट अदम बर्दाश्त जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मजहबी भी, सियासत के अंदर भी, हर तरह। तो यही हमारे लिए एक अज़ाब है कि हम बजाय इसके कि एक पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन खड़ा करते हैं और जो मीडिया के अपने जो सोसाइटी के लीडर्स थे हम उनको अकाउंटेबल ठहराते, हम उनका हिस्सा बन गए, हम उनको सपोर्ट करने लगे। दुनिया में डेमोक्रेसी अल्लाह की मखलूक का डर है जिससे डेमोक्रेसी चलती है। हमने वो डर पैदा नहीं किया। हमारे सियासतदान को, हमारे हुक्मरान को, हमारे ताकतवर को, हमारे जज जर्नैल को, हमारे मुल्ला को, किसी को अवाम का खौफ नहीं है। हम जिन हालात में पहुंच गए कायरा साहब, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी आप किस पर डालते हैं? क्योंकि सियासतदान जब किसी की हुकूमत जाती है, पहली बात तो कि किसी का टेन्योर पूरा नहीं होता, ये भी लम्हा फ़िक्री है। जब किसी की हुकूमत जाती है तो आने वाले या जाने वाले ज़्यादातर मलबा एस्टैब्लिशमेंट पे फेंक देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें जाने में। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर किसी की हुकूमत जाती है और उसका ये कहना है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गई, तो दूसरा फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुआ तो पहले की गई, तो सियासतदान एक पेज पे क्यों नहीं आते हैं? क्या सियासतदान ज़्यादा कमज़ोर नहीं है? अच्छा भाई, ये ना एक लंबा सवाल। I hope you got my question. I got your question. लेकिन इसका जवाब ज़रा लंबा होगा। मैं कोशिश इसका जवाब मुझे दिया नहीं किसी ने आज तक। मैं कोशिश करता हूँ इख्तिसार से इसका जवाब देने की। ये एक लंबा सवाल है वैसे। पाकिस्तान जब बना तो पहले आपने ये असर्टेन करना है कि इस मुल्क को बनाया किसने, हकमीयत किसका है, फैसले करने का इख्तियार किसके पास होना चाहिए। ये मुल्क जमहूरी तरीके से बना था, कायदे आज़म ने बनाया था, एक स्ट्रगल थी और वो स्ट्रगल भी पूरी तरह कंसेप्चुअली क्लियर नहीं थी। 46 तक ये क्लियर नहीं थी कि हम अलग मुल्क बनाएंगे या हम एक इकट्ठा मुल्क रखेंगे। लेकिन उसके बाद हालात ने ये माहौल बना और मुल्क बना, और ये क़यादत का बड़ा विजन था। कायदे आज़म बहुत कमाल के लीडर थे, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, हुसैन शेखवर्दी थे, बाकी लोग थे, बड़े कमाल के लोग थे, लियाकत अली खान थे। लेकिन एक और अलमिया भी था। लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद? हमारा एक और अलमिया भी है कि पाकिस्तान के साथ बनने के बाद वो लोग जो अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे, वफ़ादार ये कि जो जागीरदार थे, जो बड़े बड़े नवाब थे, मुस्लिम लीग के अंदर वही लोग आ गए 46 में जो अवाम के नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि वो अंग्रेज़ों से या गैर मुल्की हुक्मरानों के साथ मिल के उनसे ओहदे लेते थे, अवाम के ऊपर हाकमियत बनते थे, हाकमियत करते थे और उसके फैसिलिटेटर थे। यही रोल हमारे इदारों के थे, क्योंकि इदारे गैर मुल्की आका ने बनाए थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो मजिस्ट्रेट हो, पुलिस हो, अदालत हो, फौज हो, जो भी इदारे थे, ये सारे उसको रुबे करते थे, उसके इंटरेस्ट को वाच करने वाले। सो इनके ट्रेनिंग, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके सारा कुछ वो था। अब ये प्रो पीपल नहीं थे, सियासतदान भी प्रो पीपल नहीं थे। मुल्क बन गया, आज़ादी मिल गई, उस आज़ादी को किसी बड़ी तहरीक के नतीजे में नहीं मिली। ये पाकिस्तान की आज़ादी किसी बड़ी तहरीक के नतीजे में नहीं हुई। ये कायदे आज़म और उनके साथियों की डिबेट थी, एक स्ट्रगल थी, उसमें कांग्रेस का अपना रोल था, बाकी जमातों का भी रोल था। ये डिवीजन ऑफ इंडिया में। लेकिन जो कत्ल गारत हम समझते हैं ना, तो बहुत बड़ा कत्ल गारत दोनों तरफ हुई। मुसलमानों का भी बेशुमार कत्लेआम हुआ और बाकियों का भी हुआ। ये किसी एक तरफ को इल्ज़ाम सारा देना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन वो कत्लेआम जो था ना, वो जब हिजरत हुई तब हुआ।
वो स्ट्रगल के अंदर उतना नहीं। हाँ, जो ट्रेनें आती थी, लाशें निकलती थी, वो तो हिजरत के वक्त, वो तो हिजरत का वक्त, बिल्कुल सही। लेकिन जो अंग्रेजों के जाने का, इस मुल्क से निकलो, उनके खिलाफ जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल इतनी खूनी नहीं थी, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ही। उसमें थोड़ी स्ट्रगल थी, और मुस्लिम लीग की स्ट्रगल उससे भी कम थी। उसमें कांग्रेस की स्ट्रगल अगर हम न्यूट्रल से हिस्ट्री देखें तो शायद ज़्यादा थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शायद उससे भी ज़्यादा थी। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान बन गया। अब यहाँ के जो सियासतदान थे, अगर कायद आज़म जिंदा रहते, लियाकत अली खान जिंदा रहते, उनके साथ चंद लोग और थे, हुसैन चीफ चौरवर्दी है, ये कुछ जो हमारी चंद की एलीट थी, जो रियली पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे और तड़प वाले थे, जो अंग्रेज़ की हाकमियत ख़त्म करके यहाँ पे ट्रू एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान या सोसाइटी खड़ा करना चाहते थे, ये बहुत जल्द हमसे फारग हो गए। कायद आज़म फौत हो गए, लियाकत अली खान कत्ल हो, शहीद हो गए। उनके बाद पाकिस्तान के अंदर पै दर पै एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इंतज़ामिया के पास आ गई, फ़ौज की मदाखलत आ गई, अदलिया की मदाखलत आ गई। उसके नतीजे में हुआ क्या, सियासी अमल, सियासी जमातें कमज़ोर हो गई। फिर हमारे यहाँ ये जो फिरका वारियत थी, इसने बड़ा जोर पकड़ा। पाकिस्तान बनने तक तो ये हिंदू मुस्लिम फसाद था ना, उसके बाद हिंदू मुस्लिम फसाद ख़त्म हुआ, अब मकामी जो फिरका वारियत का फसाद शुरू हुआ। इस फसाद ने आना था, ये फसाद अभी अपने परवान चढ़ रहा था, तो अफ़गानिस्तान के अंदर रूस आ गया। रूसियों ने आके वहाँ जब कब्ज़ा किया तो उसके नतीजे में एक स्ट्रगल शुरू हुई, कश्मीर के अंदर स्ट्रगल शुरू हुई, मुसलमानों की जदोजहद। इस दोनों स्ट्रगल्स ने जो कि मज़हब की बुनियाद पे हुई, मज़हब की बुनियाद पे, उसको पाकिस्तान के अंदर मजहबियत को ज़्यादा तगड़ा कर दिया। और मज़हब की जो मजहबी जमातें हैं, ये मजहबी तबकात हैं, ये डेमोक्रेटिक रवैयों के हामिल नहीं है, ये अथॉरिटेरियन रूल्स के हामिल है। ये आज भी अगर किसी हद तक डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस में रहते हुए, अगर आप उनकी तकरीरें, उनके जो तहरीरें, उनके जो गुफ्तगू है वो सुनेंगे तो ये कभी भी डेमोक्रेसी के लिए नहीं होते, ये अथॉरिटेरियन रूल के हामिल हैं। ये एक बुनियादी कज़िया है जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासत को कमज़ोर किया। अब जब जिनको हम वोट देते हैं, अब हमारा अलमिया ये है कि हम लोगों को चुनते तो हैं किसने गलियाँ बनवाई थी, नालियाँ बनवाई थी, भले 2 नंबर ही था, भले करप्ट था, पता होता है हमें, लेकिन कहते बनवाई थी, उसने काम किया था, उसने मेरे बेटे को नौकरी दी थी, उसने ये काम, गली में गैस लगवा दी थी, यही हमारे काम होते हैं। हम लोगों को गलत रवैयों के हामिल लोगों को जानते बूझते बिरादरियों, कबीलों, पैसों, इसकी बुनियाद पे आगे भेज देते हैं। जब वो ऊपर असम्बली में पहुंच जाते हैं तो वो ताकतवर हो जाते हैं। पहले वो थोड़ी खराबी कर रहे होते थे, अब ज़्यादा खराबी करते हैं। पहले वो थोड़ी करप्शन करते थे, अब ज़्यादा करनी शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद हुकूमत आ जाए, वजीर बन जाए तो और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो दीगर सियासत से हट के जो दीगर ओहदेदार हैं, सियासतदान उनका एहतसाब करते हैं, वो उनका करते हैं, ये मिली भगत हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी भी खा रही होती है, बाकी इदारे भी खा रहे होते हैं, ये भी। तो ये लोग जानते हैं। अगर हम ये समझें कि सियासतदान को अब वो सियासत असम्बली में पहुंच गया है, अब उसके दिमाग में कोई चिप लगी है, वो निकालनी है और नई चिप डाल देनी है, वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे होता नहीं है। ग्रूमिंग की भी एक एज होती है ना, प्रोसेस ग्रूमिंग होता के अलावा जी ये सबसे पहले तो आप बंदे को इलेक्ट करते हुए, चुन के भेजते हुए सोचेंगे, और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नवाला, देखो शेर की आंख से। अपने नुमाइंदे चुनो, उनके साथ मोहब्बत करो, लेकिन उनके अमाल के ऊपर नजर रखो। अच्छा कायरा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और भी कुछ बातें करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। इलेक्शंस हो रहे हैं तो जो हॉर्स ट्रेडिंग, बाकायदा एक बाजार लग जाता है कि कौन कौन फॉर सेल है। आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा ये ख्याल है कि जी बस सियासतदान खुद ही वली अल्लाह हो जाए, खुद ही अच्छा बच्चा बन जाए। इमरान खान साहब की कोई 2 बातें जो आपको अच्छी लगती हैं? इमरान खान सबसे अच्छा स्टोरी टेलर है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कमर ज़मान कायरा से ईद पर हम बड़ी बातें कर रहे हैं, और बातें मैंने सोचा था सियासी नहीं करेंगे आज, थोड़ी गैर सियासी बातें करेंगे। ईद का माहौल है, लेकिन सियासतदान सामने बैठे हों तो फिर सियासी बातें हो ही जाती हैं। जी कमर ज़मान कायरा साहब की तो दोबारा आना चाहूँगी। अच्छा, ये जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो हॉर्स ट्रेडिंग, बाकायदा एक बाजार लग जाता है कि कौन कौन फॉर सेल है। अब तो होटल्स में हमने देखा, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर में एक होटल है हमारे, मेरे घर और ऑफिस के दरमियान में आता है वो, तो वहाँ पे ज़मीरों के सौदे किए जा रहे थे, वहाँ पे बाकायदा मंडियाँ लगती थी, खरीदो फरोख्त, तुम्हारा क्या रेट है, इसका क्या रेट है। जब ऐसी चीज़ें आप लोग भी देखते हैं, मीडिया भी रिपोर्ट करता है, तो कैसा महसूस होता है इतनी स्ट्रगल की इस फील्ड के लिए कि क्या हो रहा है? और उस टाइम पे ज़मीर जाग जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, इनको सही टाइम पे आग जाके लग जाती है और वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़मीर भी अचानक से जाग जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? ज़मीर जागते सकते नहीं है, ज़मीर वो तो कहते हैं हमारा ज़मीर जाग है, ज़मीर अपनी जगह ही रहते हैं। सवाल ये है, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है
बड़ा दुख होता है। लेकिन ये बताइए कि उन दिनों मीडिया में बड़ी रिपोर्टें आती हैं, आप भी उसको लाइव कवर करते हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, चौथे दिन आप भूले होते हैं और 5वें दिन आप ही उसके साथ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपने आपसे मुराद आप नहीं है तो दूसरा होगा, मैं बैठा हूँ कोई और कर रहा होगा, वो बड़ा टाकटिव होगा, वो बड़ा गुफ्तगू कर रहा होगा, आपके प्रोग्राम के अंदर वो जरा जान पैदा कर देगा, आपकी रेटिंग। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा जरा आपकी इजाजत से डिसएग्री कर लूं कि बहुत से लोग ऐसे आप तनकीद करते हैं और आप तनकीद करते चले जाते हैं, सवाल पूछते चले जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, भैया आपने हम पे तनकीद की थी, आप तनकीद करते रहते हैं, हम आपके शो में नहीं आएंगे। देखिए ना, यही मसला है ना। अब आपने शो में बुलाने, लेकिन मैं तो करती रहती हूँ तनकीद जी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। शो में बुलाने के लिए, अपने शो की कामयाबी के लिए, अपने चैनल की बेहतर रेटिंग के लिए, ये मार्केट है ना। हम तो सवाल ही पूछेंगे ना कायरा साहब कि जी आप जवाब दें। ऐसा नहीं, खाली सवाल है, इतने सादा काम नहीं है ये। आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, मीडिया आप कहते हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए? मीडिया पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व करने का सोल बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, इसको बर्बाद करने में भी, उसको अच्छा करने में भी। मीडिया का काम सुकरात का काम है। सुकरात कहता था कि मेरा काम डंग मारना है, मेरा काम सवाल खड़ा करना है। आप कह रहे साहब अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको अपने प्रोग्राम में ना बुलाएं या उससे बॉयकॉट करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ जी, हमारी बहस, मैं वैसे सवाल पूछ रही हूं, मैं आपको जरा वापस ले जी प्लीज। हमारी ये बहस कहां से चली? ठीक, आपने कहा ज़मीरों के सौदे, ज़मीरों के सौदे। मैंने कहा कि ज़मीरों के सौदे होते हैं, आप बड़े अवेयर लोग हैं, आप जानते हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लोगों की शक्लें दिखा रहे होते हैं। चौथे दिन आप उसको भूल के अपने करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, गवर्नमेंटें बन जाती हैं, आप गवर्नमेंटों में चल पड़ते हैं। इसी तरह लोगों का काम है। लोग एक करप्ट आदमी को ठीक है जी पता है, बुरा गालियाँ वालियाँ दी, उसके बाद फिर काम शुरू हो गया, फिर उसके साथ शुरू हो गए, गवर्नमेंट आ गई। जब तक हम अपनी मेमोरीज के अंदर बुरे बंदे को बुरा कह के उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, अपने ओपिनियन नहीं देंगे, तो फरिश्ते आके वोट डालेंगे उनके लिए। यही लोग वोट देते हैं ना। हमारा ये ख्याल है कि जी बस सियासतदान खुद ही वली अल्लाह हो जाए, खुद ही अच्छा बच्चा बन जाए। हम वोट डालते हुए नहीं देखते, उसका एहतसाब करते हुए नहीं देखते, उससे काम लेते हुए नहीं देखते, और ये सोचते हैं कि अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, जो कहा जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, आप इस बात से अग्री करते हैं? हुक्मरानी कई तरह की होती है। जो पहले हमारा हुक्मरान होता था ना, वो अथॉरिटी के तहत आता था। वो आया, उसने इलाका फतह किया और अपनी फतहात की बुनियाद पे, अपनी बंदूक और अपनी तलवार की बुनियाद पे उसने फतह कर लिया ये इलाका। हम उसके शहरी बन गए, हम उसकी रियाया हो गए, वो हमारा हाकम हो गया। अब उसको हाकम के तौर पे फैसले करने का इख्तियार मिल गया। वो अच्छा है, बुरा है, जुल्म करता है, जो करता है, उसको इस बात से गर्ज नहीं है। वो ताकत कहीं और से ड्राइव कर रहा है और वो अपने कबीले के लोगों के साथ चलेगा, वो मौज मस्तियाँ करे, वो खराबियाँ करे। उसकी जगह जो जमहूरी निज़ाम आया, इस जमहूरी निज़ाम में अब इदारे खड़े होने हैं। यहाँ अफराद ने नहीं काम करना, यहाँ हमने अपने रवैये बदलने हैं। यहाँ पे अगर बुरा हुक्मरान है, ख़राब हुक्मरान है, उसके खिलाफ हमने वोट देना है। ये इलेक्टेबल्स का स्टाइल है, इलेक्शन का स्टाइल है। हम चुनाव में ये देखते ही नहीं। अगर लेकिन यूरोप में ये मुमकिन नहीं है। एक दफ़ा आप चीट कर सकते हैं किसी इलाके के लोगों को, दूसरी दफ़ा चीट नहीं, दूसरी बार आपको मौका नहीं दिया जाए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर हुक्मरान किसी जगह पकड़ा गया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है और वो सॉलिड रीज़न आ गई, अगर इल्ज़ाम झूठा है तो मीडिया नहीं बचेगा, और अगर इल्ज़ाम सच्चा है तो अदालत में जाके बाद में प्रूव होगा, लोग उसको सीट से बाहर निकाल देंगे। हमारा मज़हब, हमारी डेमोक्रेसी वो इंसानों को बराबर समझती है। हमारे नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज के बाद काले को गोरे और अरबी को अजमी पे कोई फोकियत नहीं। क्या ये समाज है? आज हम खुद अपने गरोबानों में झांकें। आज हम चौधरी हैं, सैयद हैं, कमी हैं, बरादरियाँ हैं, मलक हैं, इसमें तकसीम है। हम इंसानों को खून की बुनियाद पे ऊंच नीच का शिकार माशरा है। ये जमहूरियत लाएगा? इनसे आप जमहूरियत के तवक्कुल, जब तक आप अपने इन टैबूज को नहीं तोड़ते, इन वैल्यूज़ को नहीं तोड़ते, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप तो कैसे तोड़ा जाएगा? मतलब आपकी बातों से मुझे लगता है बड़ी कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी नाउमीदी होती। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया देखें, 5th जनरेशन वॉर मतलब एक यूज़ किया जाता है टर्म कि ये जो सोशल मीडिया पर एक बहस है, आपको हथियारों की ज़रूरत नहीं है। टीवी से भी ज़्यादा किरदार आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के होता है कि वहाँ पे कैमरा नहीं होता, चेक एंड बैलेंस के लिए आप कुछ भी बात कर सकते हैं, इज़हार आज़ादी है, राय जो है। लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है कायरा साहब, क्या मॉरल वैल्यूज़ का, एथिक्स का जनाजा नहीं निकाला जा रहा? अच्छा, यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से अक्सर मैं ये सवाल पूछती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी लगारी साहब से बात हो रही थी, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े हैं, नज़ीर लगारी साहब से, कि तो पीपल्स पार्टी
को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, सिंध में रहे हैं। ये जो पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल है, क्या वो वीक है, या हम कह लें कि पीपल्स पार्टी चूंकि बड़ी मेच्योर पार्टी है तो वो इस जंग में आती ही नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर आपको नून लीग के सपोर्टर या पीटीआई के सपोर्टर नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ना किसी पे कीचड़ उछालेंगे, ना गाली गलोच के कल्चर को प्रमोट करेंगे, ना सोशल मीडिया पे ये जंग लड़ेंगे। ये हमारी कमजोरी है। ये कमजोरी है एग्जैक्टली, या मेच्योरिटी है, या यहाँ पीछे रह गए? ये जो इस वक्त तूफान बदतमीजी है, इसमें तो हम कमजोर हैं। इसमें तो वाकई हम कमजोर हैं। और सोशल मीडिया पे आपको लगता है कि तूफान बदतमीजी के बगैर भी आगे जाया जा सकता है? बहुत बड़ा तूफान है। देखिए, ये टूल्स होते हैं ना, साइंस जो है, साइंस बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का इनाम है। ये वो इल्म, कम्युनिकेशन। एक वक्त था डॉक्टर साहब जब लोग किताब पढ़ा करते थे, उससे पहले स्टोरी टेलर्स होते थे, वो कोई कहानी उस्ताद बैठ के पढ़ाता था। ये बुद्धों के दौर में देखे, बाकी दौर में देखे तो एक उस्ताद मुंह से जो लफ्ज़ निकाल देता था वही होते थे, लिखते तो थे ही नहीं, तो उसको बड़े गौर से सुनते थे लोग, तवज्जो से सुनते थे, और उसमें से सबक क्या लिया वो भी बताते थे। और फिर वो बैठ के उस पर मुराकबा करते थे कि उस्ताद ने क्या पढ़ाया है, वो रिकॉल करते थे। फिर किताबें आ गई, किताबों से आगे चलते चलते फिर नया निज़ाम आ गए, फिर ये लिखने पढ़ने से अखबार आ गए, फिर रेडियो आ गया, फिर टेलीविज़न। ये सारे मीडियम हैं जिससे इंसानी इल्म आगे बढ़ा है। अब वो अमल जो पहले दहाइयों में होता था या सदियों में होता था, वो सेकंडों में होता है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, बाकी सारे पे। लेकिन ना दुनिया भर में जो इल्म आज पैदा हो रहा है, जो साइंस आज पैदा हो रही है, वो कोई अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, दुनिया के किसी मुल्क में हो रहा है, वो एट वन टाइम वो सारे लोग उसको नेट पे लोड कर रहे हैं और आपके लिए वो किताबों की सूरत में अवेलेबल है। अब आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने रिसर्च में जाना, टिक टिक करें, आपको अपने रेलेवेंट सवाल के 10 जवाब आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ऑथेंटिसिटी का बड़ा इशू होता है, मुझे लगता है कि उसको वेरीफाई हो सकता है। ये जो है ना आजकल के मीडियम्स, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि यूट्यूब के या बाकी फेसबुक के, इसकी इन्फॉर्मेशन तो प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी तरफ आप चले जाएँ तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर आई है कि इसको इस्तेमाल करके हम सदियों को समझ सकते हैं, और ये बर्बादी की दास्तान भी हो सकती है कि हम अपने मॉरल्स को इतने बर्बाद कर देते हैं, हम इसका यूज़ इतना ख़राब कर देते हैं, आज हम उसका अजाब का शिकार हैं। यूरोप ने इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है, हमारे हाथ वो बंदर के हाथ माचिस आ गई, वो आग लगाने लग पड़ा। वक्त की आपने बात की, तो वक्त की कदर आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग कर पाते हैं? मुझे वो बड़ी प्यारी लाइन्स याद आ गई, शायद गुलजार साहब ने लिखी हैं ये, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। तो क्या हम वक्त की कदर कर पा रहे हैं? क्योंकि वक्त तो दौड़े चला जा रहा है और दास्तानें बन जाएगा। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए चलते जाना है। और जो कौमें वक्त का सही वक्त इस्तेमाल कर लेती हैं और अपने फ़िक्र को दुरुस्त कर लेती हैं और दुनिया से सीख लेती है, एक है मैंने खुद अपने तौर पर सीखा है, यूरोप ने, दुनिया ने सीखा है, उन्होंने दुनिया से भी सीखा है लेकिन खुद से ज़्यादा सीखा है। हमारा अलमिया ये है कि हम दूसरों से सीखे भी सही नहीं, और हम वाहमों का शिकार है, इबहाम का शिकार है। हम बड़े ज़हीन हैं, हम बड़े दिलेर हैं, हम बड़े कमाल का कौम है, हमें दुनिया में बड़े आला मौसम। ये दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है जहाँ एक ही जैसे मौसम है? दुनिया में कोई एक भी ऐसा मुल्क है जहाँ पे तो अल्लाह के नाम नहीं है? कोई ऐसा मुल्क है दुनिया में? कोई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग खुददार नहीं है? वैसे पाकिस्तान में कौन सी दिलेरी है? कोई जंगें जीत गए हैं, कोई हमने इल्म पैदा किया कि हम बड़े ज़हीन हैं, बड़े, लेकिन हमने क्या किया है? हमारी आज तक की जितनी ग्रोथ है, जितनी, उसमें हमारे लोगों का अपना भी है, लेकिन हम अगयार का इल्म है, ये यूरोप का या बाकी ममालिक का इल्म है जिसकी बुनियाद पे हम, आप डॉक्टर हैं तो आपने जो इल्म पढ़ा वो हमारे यहाँ पैदा हुआ है। इसी तरह जो साइंस की किताब, ये आपने जो आपके कैमराज हैं, आपके जो लाइट्स हैं, आपके जो सारा कुछ, आप गाड़ी में बैठ के आए, ये हमारा बना हुआ है। हम ना कोई साइंस पैदा कर सके, ना कोई इल्म पैदा कर सके, ना कोई, तो हम खुद ब खुद बड़े सही हैं। हाँ, तारीफ तो वो जो कोई दूसरा करे, ठीक, दूसरा करे, और दूसरा आप अपने काम से बताएं। मैंने ये बात इसलिए की कि हम में सलाहियतें मौजूद हैं और सलाहियतें बाकी कौमों में भी हैं। हाँ। हम अपनी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे तो हम दुनिया की एक मुतवल और अच्छी कौम बन जाएंगे। और अगर हम नहीं करेंगे, हमने अल्लाह के दिए हुए असूलों पर चलना है, और इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। ये एक असूल सारी अक़वाम के लिए है। अगर चाइना ने किए हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते, चाइना उस असूल पे चला, आज दुनिया को उसने सालों में, दहाइयों में वो फलांगता हुआ आगे निकल गया है। हिंदुस्तान जो है वो फलांगते हुए आगे निकल रहा है। यूरोप में जापान वाले अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन वो कहाँ चले गए?
सो ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के मानने वाले नौज़बिल्ला अल्लाह उसमें ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह के मानने वालों की ईमान की वजह से खराबी है, ये हमारे अपने किरदार गलत है। असूल किरदार हमें मिले हैं, इल्म हमें मिला है, हमें ज्यादा आगे हम होना उससे चाहिए, आगे नहीं बिल्कुल। चढ़ सके हाँ। तो हमारी बदबख्ती है ना। हमें बल्कि ज्यादा आगे होना तो चाहिए। जो अल्लाह के कानून है वो सबके लिए है, जो उस पर अमल कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। अच्छा, मुझे भी कह रहे हैं हमने आगे निकलना है, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की कोई 2 बातें ऐसी बता दें जो आपको लगता है कि ठीक होने की ज़रूरत है, या अगर आप कंपैरिजन करें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पीपल्स पार्टी का जो दौर था या अब जो पीपल्स पार्टी, आपको कोई कमी बेशी नज़र आती हो? ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी ना जी, वो भुट्टो साहब ने खुद अपनी बड़ी स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी बड़ी कमाल की खातून, बहुत ग्रेसफुल खातून। अभी जवान साल थी, बाहर से पढ़ के आई, 1-2 साल रही बाप के साथ और मुल्क में तख्ता उल्टा गया, मार्शल लॉ लग गया, फिर जेलें थी, फिर उनके लिए मुसीबतें थी, फिर उनकी जान को खतरे थे, फिर उनके खिलाफ ऐसे क्या क्या नहीं था, उनकी जमात के ख़त्म करने का, उनके ख़ानदान को ख़त्म करने का क्या क्या, और बहुत यंग एज में सब चीज़ों का सामना वेरी यंग। उस वक्त वो अभी पढ़ के आई थी और उनकी वालदा के साथ भी इस लोग को, तो उस स्ट्रगल में गुजरते हुए कई सालों की स्ट्रगल, कहाँ 77, कहाँ 88, यानी 11 साल की वो ऐसी स्ट्रगल, जिसके बाद आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनती है 18 महीने के लिए, फिर उनके खिलाफ, तो वो जो जब 88 में वो स्ट्रगल की मुसम्मम, हाँ 77 और 88 में, तो वो एक मुसम्मम स्ट्रगल थी। उन्होंने बहुत लायक थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने बहुत वक्त से भी बहुत सीखा था। बिलावल साहब को और तरह के चैलेंजेस आए, तो उनमें बड़ी सलाहियतें हैं, ही इज़ ए वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट यंग मैन। उन्हें बड़ी तेज़ी से अपने जमाती स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो उनका वो कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें ठीक हो तो बेहतरी, ज़्यादा बेहतरी और बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। और बाकी काफ़ी हद तक वो ज़बान के ऊपर पे काबू पा चुके हैं, उर्दू ज़बान अब वो बेहतर बोलना शुरू हो गए हैं। टॉलरेंस उनमें है और ज़्यादा होनी चाहिए, सियासत लीडर में टॉलरेंस है, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, आपको लगता है? ठीक है, बहुत है, बहुत, मतलब वो बातें सुनते रहते, तो किसी वक्त क्योंकि टॉलरेंस जरदारी साहब में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत, हाँ, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते। कुछ टॉलरेंस वो होती है जो आपको अपनी मैच्योरिटी वक्त के साथ आ जाती है, जो उम्र के साथ आती है ना, वो जरदारी साहब में बहुत ज़्यादा है। बल्कि मेरे ख्याल से आज के मौजूदा सियासतदान में जरदारी सबसे ज़्यादा टॉलरेंस किसी में नहीं देखी गई। अच्छा, इमरान खान साहब की कोई 2 बातें जो आपको अच्छी लगती हों, मुखालिफिन की भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं ना? देखिए ना, इमरान में एक सलाहियत तो बड़ी कमाल की है, उसने अपना झूठ भी ऐसे बेचा है, लोगों ने लोग ख्वाब बेचते हैं, हम सारे ख्वाब बेचते हैं, मैं भी स्टोरी टेलर हूँ, मैं भी लोगों को ख्वाब दिखाता हूँ, सियासतदान ख्वाब दिखाता है ना, मजहबी आलम भी ख्वाब दिखाता है, आप भी ख्वाब दिखाते हैं, आप लोगों को स्टोरियाँ सुनाते हैं। इमरान खान सबसे अच्छा स्टोरी टेलर है, वो शराब दिखाता है, खूबी बता रहे हैं उनकी, खूबी है, बड़े सियासी अंदाज में जी, नहीं वो शराब बेचता है, थोड़ी खूबी है। और दूसरी खूबी यानी वो ख्वाब जो हकीकत नहीं बन सकता, नहीं मैं तो ऐसी बात करूंगा ना जो मैं हकीकत बनाने की बात, कि अच्छा जी मैं कहूँगा जी मैं आपका कारोबार कामयाब करा दूँ, देखो फलां बंदे ने कारोबार किया, कामयाब हो गया, एक बंदा कहता है मैं आपको उड़ना सिखा दूंगा, ये शराब है। और अब वो अगर वो ये कह के लोगों को यकीन दिला ले, तो इससे बड़ी सलाहियत हो सकती है। ठीक है जी, अब आखिर में मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुझे कहा जा रहा है कि आपसे कोई फरमाइश की जाए कि हम आखिर में आपसे कोई गज़ल, कोई गाना, मौसीकी, जिस चीज़ आपको लगाओ, या आप शेर सुना दें। मैं सुनता हूँ जी मौसीकी, मैं नीम क्लासिकल मौसीकी सुनता हूँ। आपके फेवरेट सिंगर कौन है आपके? मेरे फेवरेट सिंगर कई हैं जी, मैं मलका मौसीकी, मलका तरन्नुम का भी बड़ा मद्दाह हूँ मैं, मेहदी हसन साहब को बहुत सुनता हूँ मैं, आबदा परवीन को बहुत सुनता हूँ। सूफीज़म आपको ज़्यादा पसंद? सूफीज़म भी, लोग फोकलोर भी बड़ा पसंद है, इसमें कोई और ये मूड पे डिपेंड करता है किस टाइम पे आप सुनना क्या चाह रहे हैं। और किसी वक्त ये होता है कि सैड मूड में हो तो ज़रा मूड को ठीक करना हो तो तेज़ म्यूजिक। अच्छा, जब सैड में होते हो फिर आप सैड नहीं सुनते, तब आप तेज़ म्यूजिक सुनते हैं? सैड म्यूजिक सुनते हैं तो आप और सैड होते हैं। कितनी अच्छी आपने बात की जी, लोगों को समझ नहीं आता। हाँ, आप उस मूड से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको जरा थोड़ा ऐसा म्यूजिक सुनेंगे तो आप एक्टिव होंगे। आप प्रोग्राम करने बैठे, हाँ, और आप बैठे मेहदी हसन साहब की गज़लें सुन रहे हो या फरीदा खानम की कोई बैठी बातें सुन रहे हो गज़लें, तो आपका मूड जो स्लो म्यूजिक हो तो आपका मूड स्लो हो जाएगा। तो आप प्रोग्राम में बैठ के तो एक्टिव, आपको तो बिल्कुल पुरसुकून उस फेज में चले जाएंगे। तो अगर आप तेज म्यूजिक सुनेंगे तो आप ठीक है, तो फिर कुछ सुना दें आप, अगर आप अच्छा गाते हैं कुछ सुना दें, मैं गाता कोई शेर।
या चले वैसे बता दें कोई गज़ल आपको पसंद है, वैसे गुनगुनाए बगैर बता दें कि आपको उसके कुछ अशार याद हों। बहुत सारे हैं, मैं सुनता ज़्यादा हूँ, मुझे याद जरा कम रहते हैं, ज़रा भुलक्कड़ हो गया हूँ। वो फैज़ साहब ने ना भुट्टो साहब के बारे में लिखा था, वो सुना देता हूँ। ठीक है जी। वो बड़ा आला है वैसे। कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, ये तुमने किसको सरेदार खो दिया लोगों। दिया था सुबह मुसर्रत ने एक चिराग तुम्हें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों। और हवाए बुग़्ज़ व खबासत चली तो अपने साथ, उड़ा के ले गई इंसाफ की कबा लोगों। सुला दिया जिसे ज़िंदा में तुमने मौत की नींद, जगाएगी उसे हालात की सदा लोगों। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।